के साथ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। किसे मिलेगी सूबे की कमान? दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने से बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें पड़ गई हैं। ऊपर से विधायकों की दिल्ली दौड़ से भी सूबे की राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। कई नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन आला कमान ने सभी विधायकों को देहरादून जाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होली के बाद देहरादून पहुंचकर विधायक दल की बैठक लेंगी और माना जा रहा है कि उसी के बाद नेता का चयन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी नेता बार बार ये बयान दे रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली से ही तय होगा। तो आखिर जब सब कुछ दिल्ली से ही तय होना है, तो फिर हाईकमान को फैसला लेने में इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? क्या नेता के नाम पर विधायकों की एक राय नहीं बन पा रही है, या फिर आला कमान को डर है कि पिछली बार की तरह बीच में ही कहीं मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत ना पड़ जाए? इसीलिए बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जो भी हो, अब होली के बाद तो सूबे को नया मुखिया मिल ही जाएगा, लेकिन कौन होगा ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। विधायकों के बीच से ही कोई नया नेता चुना जाएगा या फिर किसी पैराशूट नेता को कमान दी जाएगी? कुल मिलाकर 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी दिल्ली दरबार के माथे पर बल से यह साफ पता चल रहा है कि इस बार कई नेताओं की दबी लालसा जाग उठी है। दिल्ली में थे, दिल्ली में बैठक थी और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा थी, तो उसमें पार्टी के नेता लोग दिल्ली में थे, उनको दिल्ली में उनका बुलाया गया था। उस बैठक को समाप्त होने के उपरांत हो चुकी है। अब 19 तारीख को मुझे लगता है कि 18 तारीख तक होली है, तो 19 तारीख को से इस कवायद को आगे प्रारंभ किया जाएगा। विधानमंडल दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, उसमें विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। और उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। आखिर सूबे का मुखिया कौन होगा, इस पर निर्णय लेने में आला कमान से लेकर देहरादून में बैठे तमाम बीजेपी के सियासतदानों को इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? बिल्कुल अनुज, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना प्रचंड बहुमत और एक नेता का चयन नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। हाई कमान ने ही फैसला करना है, लेकिन हाई कमान को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि हाई कमान वो चूक नहीं करना चाहता है संभवतः जो उसने पिछले 5 साल में की थी। क्योंकि 5 साल पहले हाई कमान की ही पसंद से त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद पूरा संगठन उनके साथ हो गया था। लेकिन 4 साल बाद इस तरीके की नौबत आई कि पहले उनको बदलना पड़ा, फिर तीरथ सिंह रावत को लाना पड़ा। तीरथ सिंह रावत भी हाई कमान के थे, क्योंकि तीरथ सिंह रावत तो किसी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे ही नहीं। उनको भी 3 महीने बाद विदा किया। फिर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, जो दूसरी बार के विधायक बने थे। बहुत कम समय था, उनके ऊपर पूरे चुनाव का एक दारोमदार था, पूरे प्रदेश में घूमने का दारोमदार था। खुद उनकी सीट काफी टफ सीट थी, क्योंकि वो 2017 में भी केवल 2700 वोटों की लीड से वहां से जीत के आए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने चेंजेस किए, राजनीतिक अस्थिरता रही, उसका खामियाजा उसने भुगता है। और इस तौर पर भुगता है कि 2017 में उसकी 57 सीटें थी और अब 47 ही सीटें आई है। हालांकि इतिहास रचा है कि दोबारा बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हार गए। किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि उसका टीम लीडर हार जाए। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। और भले ही ये कहा गया कि टीम तो जीत गई, लेकिन कैप्टन 0 पर आउट हो गया। लेकिन कैप्टन का 0 पर आउट होना भी किसी भी टीम के कह सकते हैं कि जो मोरल बूस्टअप होता है, उसमें बहुत बड़ा उसमें फर्क पड़ता है। और यही जो फर्क है वो हाई कमान के सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी ने सरकार रिपीट की है और 3 के मुख्यमंत्री बिल्कुल डिक्लेयर हैं। चाहे मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तीनों जगह के मुख्यमंत्री शपथ लेने की तैयारी में है, मंत्रिमंडल के गठन की कवायद में जुटे हैं। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हार चुके हैं। अगर उन्हें हाईकमान रिपीट करता है तो उसके किंतु परंतु के सारे पहलुओं पर मंथन हाईकमान को करना होगा। दूसरा यह है कि अगर लोकसभा जो सांसद हैं उनमें से किसी एक को बनाते हैं तो फिर 2-2 बाई इलेक्शन भी फेस करने होंगे। इस पर भी हाईकमान मंथन कर रहा है। अब रही बात जो विधायक है उनमें से किसी एक को बनाया जाए,
तो किस तरीके से बनाया जाए जो जातीय समीकरण को भी बैलेंस करे, क्षेत्रीय समीकरण को भी बैलेंस करे और वो इस तरीके का चेहरा हो जो 2024 में उत्तराखंड से बीजेपी को पांचों की पांचों सीटें फिर से दे दे। तो ये सारे विषय हैं जो हाई कमान के सामने है और हाई कमान के लिए फैसला लेना बहुत आसान नहीं हो रहा है। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल दिमाग में कोई तो नाम है जिस पर वो फैसला कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों की जो एक अभी तक का पूरा ट्रेंड रहा है कि सरप्राइज देते हैं, तो वो सरप्राइज होली के बाद ही मिलेगा, क्योंकि होली के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद सरप्राइज के तौर पर कौन सा नाम आता है अनुज, ये तो आप और हम भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कयासबाजी हम जरूर लगा सकते हैं लेकिन लिफाफे के अंदर कौन सा नाम होगा उसके लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि होली के रंग में तो फिलहाल सभी लोग रंग लें, लेकिन किसकी होली का रंग ज्यादा अच्छा चढ़ेगा ये 19 के बाद पता चलेगा और कौन बेरंग होगा वो तभी पता चलेगा। जी ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ। हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अधिशासी अभियंता ग्रामीण रामजी लाल को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील ने दी है। दरअसल देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए रुपए का आवंटन किया था। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का पूरा पैसा आवंटित किया जा चुका था, लेकिन धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विधायक निधि के नाम पर विधायक ने तत्कालीन जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत आला अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया है। याचिकाकर्ता ने इस पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। लाइब्रेरी के नाम पर मदन कौशिक जी के जो वर्कर्स थे उनके घर पे कमरे बने थे, मंदिरों में कमरे बने थे, धर्मशालाओं में कमरे बने थे और आज की डेट में वहाँ कोई भी लाइब्रेरी संचालित नहीं हो रही है। तो हमने उसे निर्देशित एक जनहित याचिका डाली थी जिसमें हमने श्री मदन कौशिक जी को और श्री रामजी लाल जी को हमने इन पर्सन पार्टी बनाया था कि इन्होंने नियमों की अनदेखी करके लाइब्रेरी फंड का मिसयूज़ किया है। तो आज हमारी दलीलें सुन के माननीय न्यायालय ने श्री मदन कौशिक जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 थे और श्री रामजी लाल जो रेस्पोंडेंट नंबर 4 थे उनको नोटिस इशू किया है और 20 अप्रैल तक उनको जवाब देना है। नेक्स्ट तारीख उसकी 20 अप्रैल की निर्धारित की गई। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नैनीताल से हमारे संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, इससे पहले कि अदालत ने क्या आदेश दिया इस पर हम बात करें एक बार फिर से, ये पूरा मामला क्या है ये पुस्तकालय घोटाला, ये आपसे जानना चाहेंगे। तो 2010 में ये लाइब्रेरी घोटाला हुआ था और तत्कालीन विधायक जो मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनके ऊपर ये आरोप लगा था। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं कि 2010 में पुस्तकालय घोटाला एक सामने आया था जिसमें 11 पुस्तकालय में से 10 पुस्तकालय जो बनाए गए थे वो मंदिर और मदन कौशिक के वर्करों के घर में बनाए गए थे। इसको लेके यहाँ पर याचिका डाली गई थी जो वर्तमान हालत में अभी भी चालू नहीं है, जिसको लेके नैनीताल हाईकोर्ट में लगातार पुस्तकालय घोटाले का मामला चल रहा था, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें
सुनवाई करते हुए आज जो कोर्ट ने जो है अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया था, जो पुस्तकालय बनने थे वो पुस्तकालय अभी तक नहीं बने हैं, उसकी जगह कुछ और जो कार्य है किए गए हैं। तो ये सब चीजों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। फिलहाल इस मामले की नैनीताल हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस मामले में सब जो विभाग है उसे नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अभियंता ग्रामीण विभाग को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ इस मामले की जो तिथि है 20 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। 20 अप्रैल की तिथि को ही नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किस किस पर गाज गिरेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि गणेश गोदियाल ने हाईकमान के कहने पर अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन पार्टी की हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है। हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच चल रही तनातनी पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। प्रभारी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात पहले पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्षों से हाईकमान ने इस्तीफा मांगा है। उसी सिलसिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र दिया है, क्योंकि अभी तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ है। स्वीकार करने का अधिकार भी हाईकमान को है, इस्तीफा मांगने का अधिकार भी हाईकमान को है। और जब इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा उसके बाद अगली क्या रणनीति बनेगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, उसमें तब विचार किया जाएगा। अकेले अध्यक्ष पर जिम्मेदारी देना या हार की जिम्मेदारी उन पर थोपना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और सारे लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जुड़े हुए हैं, चाहे हम जैसे लोग भी हैं, हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चुनाव क्योंकि सबके नेतृत्व में लड़ा गया, सबने अपने अपने स्तर से काम किया है, तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। अकेले अध्यक्ष पर मैं समझता हूँ दोषारोपण करना। और हार के बाद माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, सबने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या मीडिया में इस बात को न कहा जाए, एक दूसरे पे दोषारोपण न लगाया जाए।
उसी सिलसिले में कल प्रभारी जी ने भी लोगों को कहा है। हम समझते हैं कि लोग उस बात को मानेंगे और ये हम सब का नैतिक दायित्व भी बनता है कि पार्टी प्लेटफॉर्म में बात की जाए और उसे बाहर बात करने पर उसका नुकसान होता है, पार्टी को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि इस समय कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान है और इसमें कार्यकर्ता के मनोबल को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, उसके मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों ने NH 74 घोटाले को लेकर नारेबाजी की है। आक्रोशित लोगों ने NH 74 घोटाले की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता यशपाल आर्या पर NH घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाया है और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय NH 74 हाईवे निर्माण में घोटाला किया गया था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसानों की खतौनियां अभी तक नहीं मिल पा रही हैं और किसान दर बदल की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार से घोटाले की जांच की मांग करने की बात कही है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस थ्योरी पर हम सबको चलना चाहिए। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये देश की जन भावना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। देखो, गडकरी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार अगर है, कोई भी करता है तो वो बचना नहीं चाहिए। मोदी जी कुल मिलाकर के टोटली कमिटी, होशियारी जी चाहे कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री बना हो, उसके लिए जरूर विरोध करते रहते हैं। कभी कभी दूसरी पार्टी विरोधी दल के नेता भी फायदा उठाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ऐसी बात करते रहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इन लोगों को भी अभी कुछ जरूरत है सीखने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक आए हैं चुन के, वो प्रेरणा लेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी से। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं चलता। नीति के साथ राज्य होता है तो अच्छी राजनीति होती है। आज का भारत आधुनिक भारत, जिसको लेकर तमाम तरह की प्रशंसा होती है कि बहुत आगे बढ़ गया है विज्ञान, बहुत आगे बढ़ गया है। सोशल इंजीनियरिंग एक पर्टिकुलर समाज को लेकर कभी नहीं हो सकती। उम्मीदें थी आपसे लोगों की, क्या वो पूरी हो पाई? मैंने पार्टी को जीवन नहीं दिया है, जीवन मेरे साहित्य के लिए। स्वच्छता में शासन प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जनता की भी जिम्मेदारी है। नकल के लिए कुख्यात रहा है। अगर बच्चे को नकल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके लिए दोषी कौन है? हम सब लोग दोषी। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं कि वो गरीब बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए? कहीं फीस में असंतुलन है। तो मोदी और योगी युग में गरीबों को मकान मिले, इस दृष्टि से यह विभाग पूरी तरीके से काम कर रहा है। अगर उन्होंने कोई मस्जिद बनाई है तो उस पर कोई विवाद है। देखिए, मुगल्स हिंदुस्तान में जब आए तो वो सब के सब बद किरदार थे। 80% देहात है पूरे देश में, उन गरीब गुरबा लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। इस सरकार की जो नीयत है वो जमीन से जुड़ी है। अपने देश को वंदन करना, यह जिसको अच्छा नहीं लगता है। बनारस में जो काम हुआ है शायद वो 100 साल में नहीं होता जो 5 साल में मोदी जी के कारण हुआ है। देश का प्रधानमंत्री उसके दिल की आवाज एक झोपड़पट्टी वाला भी स्वीकार करता है और मोहल्लों में रहने वाले भी स्वीकार करते हैं। मम्मी पापा उनको डांटते हैं जी, तो रिएक्ट करते हैं। उनकी जो डांट भी है अच्छी तरह से मैंने खाई है। तो फिल्म क्या बाकी है, ये जरूर जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। देखिए मेरे साथ समय संवाद। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ। सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ।
उत्तराखंड में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेता काफी खुश हैं। मसूरी से निर्वाचित बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने देहरादून में अपने आवास पर जमकर होली खेली है। गणेश जोशी अपने प्रशंसकों के साथ होली के रंग में लगे हुए नजर आए। होली के गीतों पर वो नाचते थिरकते हुए दिखाई दिए। गणेश जोशी ने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि रंगों का ये त्योहार लोगों को भाईचारे का संदेश देता है, लोगों के जीवन में उल्लास बना रहे, ये हम सभी की कामना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश जोशी होली के रंग में सराबोर दिख रहे हैं। देखिए, होलियों का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और नरेंद्र मोदी जी के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से आज 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 10 तारीख से हम होली मना रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया, उनको दिखाई दे रहा होगा कि मोदी का मैजिक ना समाप्त हुआ है ना कभी होगा। तो 2024 में भी फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज इस होली के पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली की रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम स्वस्थ रहें, हमारे संकट से बचे, क्योंकि पिछले 2 साल हमने कोरोना में काटे हैं, कई अपने लोगों को खोया है, कई इस मित्रों को खोया है। एक बार मैं आपके जल के माध्यम से फिर सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हर तरफ होली की खुमारी चढ़ने लगी है। नैनीताल के भीमताल के मल्ली ताल के राम सेवक सभा रामलीला कमेटी ने फाग महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति के साथ होली के रंग में डूबे हुए सब नजर आए। आयोजक जगदीश बावड़ी ने बताया है कि इस वर्ष 26वां फागोत्सव मनाया जा रहा है, जो नंदा देवी महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में प्रतिभागिताओं का भी आयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत जंगलिया के पंचायत घर में होली का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्यादातर महिलाओं ने शिरकत की है। इसके अलावा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ग्राम प्रधान राधा कुलिया का मानना है कि वर्तमान में युवा पीढ़ी का ध्यान पुराने पारंपरिक तीज त्योहारों से हट रहा है। इसी से चिंतित होकर ग्राम पंचायत अपनी ओर से ये सुंदर पहल कर रही है और साथ ही भविष्य में भी सार्थक प्रयास करती रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन